हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू सन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पार्ट 2। इससे पहले भी कुछ न्यूमेरिकल की हमने वीडियो कवर की थी, उससे आगे हम आज कवर कर रहे हैं। उसमें हमने 4 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो यहाँ हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। सबसे पहले करंट जो है वो 8 एम्पियर दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.15 टेस्ला, और एंगल बिटवीन द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है 30 डिग्री। अब हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगेगा उसका फॉर्मूला होता है F = BIL sin थीटा। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ जो है वो 1 रखेंगे, B आपको गिवन है, I आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, सबकी वैल्यू रखते हैं। B 0.15, I 8 और लेंथ जैसे मैंने कहा था 1 रखेंगे और थीटा 30। ये सॉल्व करके आ जाता है 0.6 न्यूटन पर मीटर। हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 0.6 न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, a 3 cm wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? इस बार जो करंट कैरिंग वायर है वो किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जो सोलेनॉइड में बन रहा है, और एंगल कितना है, इस बार एंगल 90 है। तो लेंथ ऑफ द वायर आपको गिवन है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.03 मीटर। करंट 10 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला है, और जो थीटा है दैट इज 90। फिर से सेम फॉर्मूला F = BIL sin थीटा, सारी वैल्यूज रखते हैं 0.27, 10, 0.3 और sin 90। सॉल्व करके आ जाता है 8.1 into 10⁻⁻² न्यूटन। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज 8.1 into 10⁻⁻² न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B carrying current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 cm. Estimate the force on a 10 cm section of the wire A वायर के 10 सेंटीमीटर हिस्से पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। ये 2 पैरेलल वायर का केस है, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। A वायर में करंट वो 8 एम्पियर है, ऐसे ही B वायर में करंट वो 5 एम्पियर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R से शो कर देते हैं 4 सेंटीमीटर या फिर 0.04 मीटर। जितने सेक्शन पे हमने फोर्स निकालना है वो लेंथ का सेक्शन है 10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मीटर। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है μ0 × 2IA IB/4πr × L। आपके पास IA है, IB है, R है और L है, सारी वैल्यूज यहां रखते हैं। μ0/4π 10⁻⁷। μ0 क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷। तो सारी वैल्यूज जब हम इसमें रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। So the magnitude of magnetic force is 2 × 10⁻⁵ Newton. This is an attractive force
perpendicular to A towards B because the direction of current in the wire is same in both the conductors. जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों कंडक्टर में अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 turns each. 80 सेंटीमीटर लंबी सोलेनोइड है और उसमें 5 लेयर हैं वाइंडिंग की. एक वाइंडिंग में 400 टर्न्स हैं तो टोटल टर्न्स हमारे पास हो गए 400 इंटू 5 यानी कि 2000. द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर. इफ द करंट carried is 8 ampere. Estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. देखिए, सबसे पहले आपको लेंथ दे रखी है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.8 मीटर. अब हमारे पास 5 लेयर है, जैसे मैंने कहा था 400 टर्न्स एक लेयर में है तो 5 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 2000. डायमीटर उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी 0.018 मीटर. अब करंट कैरिड बाय द सोलेनोइड वो कितना है 8 एम्पीयर. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स एंड इज गिवन बाय द रिलेशन B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाय L, वेयर म्यू नॉट कितना होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है. तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाता है 2.512 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला. सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर इज गिवन बाय 2.52 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला. नेक्स्ट देखिए, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर. द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल. देखो, टॉर्क के फॉर्मूले के लिए हमारे पास होता है BINA साइन अल्फा. B मैग्नेटिक इंडक्शन, I करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स और A एरिया. स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकाल लेंगे आप, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट गिवन है. नॉर्मल जो है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 एंगल बनाता है तो ये अल्फा आ गया, मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, तो सारी चीज़ें आ गई. आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, करंट 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 20, एंगल 30, मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला. अब टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता है, NBIA साइन थीटा. ए एरिया ऑफ स्क्वायर कॉइल वो मैंने अभी बताया था, आप निकाल सकते हैं 0.1 इंटू 0.1 0.01 मीटर स्क्वायर. सारी वैल्यूज रखते हैं और रिजल्ट आया था 0.96 न्यूटन मीटर. देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इज 0.96 न्यूटन मीटर. नेक्स्ट, 2 मूविंग कॉइल मीटर, इसका मतलब है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. उनके नाम है M1 और M2. दे हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. क्या क्या है, R1 आपको गिवन है, N1 गिवन है, A1 गिवन है, B1 गिवन है, यानी कि रेजिस्टेंस पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक इंडक्शन पता है. यही चीज़ें हमें दूसरे मीटर के लिए भी पता है, R2, N2, A2 एंड B2. सारी वैल्यूज आपके सामने हैं. स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आइडेंटिकल है दोनों मीटर्स के लिए, दोनों का सेम रखेंगे. आपको बताना है रेशो किसका, ए पार्ट में तो करंट सेंसिटिविटी का और बी पार्ट में वोल्टेज सेंसिटिविटी का
M2 एंड M1, यानी कि पहले M2 का करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय M1 का करंट सेंसिटिविटी, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी पहले M2 से लेंगे और फिर M1 रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो M1 है उसके लिए रेजिस्टेंस आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है, फील्ड गिवन है, और मान लिया स्प्रिंग कांस्टेंट K1 की वैल्यू K ले लेते हैं। ऐसे ही M2 के लिए यही सारी वैल्यू हमें गिवन, जैसे रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन और स्प्रिंग कांस्टेंट को K2 को लें तो वो K के बराबर ही है, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के सेम है। अब करंट सेंसिटिविटी M1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हमें पता है IS1 N1 B1 A1 by K1। तो करंट सेंसिटिविटी M2 के लिए वो आ जाएगी N2 B2 A2 by K2। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, IS2 by IS1, K1 K2 तो इक्वल है, वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब वैल्यूज हम रखते हैं, तो सॉल्व करके आता है 1.4। तो रेशियो आ गया M2 to M1 करंट सेंसिटिविटी इज 1.4। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी वो कितना हो जाएगा, N2 B2 A2 by K2 R2, फर्क R2 का आ जाएगा, एक R2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी M1 की कितनी हो जाएगी, इसी तरह से N1 B1 A1 by K1 R1। रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2 by VS1, यहाँ सारी वैल्यूज रखते हैं हम, फॉर्मूला आपके सामने है। अब इसमें देखिए करंट सेंसिटिविटी का रेशियो ऑलरेडी हमारे पास है, वो हम यहाँ सीधा यूज कर सकते हैं, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय R1 डिवाइड बाय R2। R1 R2 की वैल्यूज हमारे पास हैं, सॉल्व करके आ जाएगा 1। हेंस द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 टू M1 इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, और 1 गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, इज मेंटेन्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। डिटरमिन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गॉस में है, उसे टेस्ला में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 1.6 × 10⁻⁹, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 9.1 × 10⁻31 kg। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने कहा है परपेंडिकुलर जाता है, तो थीटा 90 हो गया। मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज EVB sin थीटा। अब ये जो फोर्स है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, और कोई भी चीज़ अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर घूम रही है तो वो सर्कुलर मोशन में होगी। हेंस द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों फोर्स को इक्वल रख देते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F, दोनों को इक्वल रख देते हैं, mv² r इज इक्वल टू EVB sin थीटा। r आ जाएगा mv/be sin थीटा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, इट इज 4.2 × 10⁻⁻² मीटर, 4.2 सेंटीमीटर। Hence the radius of the circular orbit
of electron is 4.2 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में इन एक्सरसाइज 4.11 obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of electron? Explain. ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और निकालनी है और हमें ये बताना है कि क्या वो फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड वही लेना है 6.5 गॉस या टेस्ला में कन्वर्ट कर लो। चार्ज आपको पता है, मास आपको पता है, वेलोसिटी वो भी पता है, रेडियस हम निकाल चुके हैं 0.042 मीटर। फ्रीक्वेंसी मान लिया वो न्यू है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हो जाएगा। वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। सर्कुलर ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो अभी जैसे हमने किया था ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। अब एक v तो कैंसिल हो जाएगा, जो एक v बचा उसे हम आर ओमेगा लिख देते हैं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, तो यहां से न्यू आ गया बी ई बाई 2 पाई एम। अब इस फॉर्मूले में देखिए वेलोसिटी कहीं है ही नहीं। दिस एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द नोन वैल्यू इन द एक्सप्रेशन वी गेट द फ्रीक्वेंसी एज, सारी वैल्यूज जो हमें गिवन है वो सारी अगर यहां पे रखते हैं तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए और रिजल्ट आ जाता है 18.2 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इसे हम मेगा हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं, 18 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि 10⁶ हर्ट्ज जो है वो 1 मेगा हर्ट्ज के बराबर होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये इंडिपेंडेंट होगी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. अब देखिए इसमें क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरिंग है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाती है तो उसमें टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से वो टर्न होगी। हम क्या चाहते हैं, एक काउंटर टॉर्क लगाना जो उसे टर्न करने से रोक सके। टर्न करने से रोकने के लिए जितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा वो अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा, तभी दोनों टॉर्क इक्वल अपोजिट होंगे और वो जो कॉइल है वो रुकेगी, टर्न नहीं होगी। नेक्स्ट, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए पार्ट वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया, ऑल अदर पर्टिकुलर्स आर ऑल्सो अनअल्टर्ड। अब जो भी आपका आंसर ए पार्ट का आएगा, जितना भी टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, क्या वो आंसर चेंज होगा अगर उस कॉइल को हम किसी इरेगुलर शेप वाली कॉइल से रिप्लेस करें जिसका एरिया सेम हो, यानी कि एरिया सेम हो, कॉइल की शेप चेंज हो जाए, तो क्या आंसर बदलेगा? देखिए, सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 30 गिवन है, रेडियस 8 सेंटीमीटर या 0.08 मीटर, यहाँ से एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 0.0201 मीटर स्क्वायर। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल गिवन है 6 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। तो जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड नॉर्मल वो 60 डिग्री दे रखा है। तो कॉइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड, hence it turns. The counter torque applied
to prevent the coil from turning is given by the relation τ is equal to NIBA sin theta। जैसे मैंने कहा था कि अप्लाइड टॉर्क के बराबर होना चाहिए। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, रखने के बाद रिजल्ट आता है 3.133 न्यूटन मीटर। अब इस इक्वेशन में कहीं पे भी जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया पे कर रहा है। So it can be drawn from the relation that magnitude of the applied torque is not dependent on the shape of the coil. It depends on the area of the coil. Hence, the answer should not change if the circular coil in the above case is replaced by planar coil of some irregular shape that encloses the same area. यानी कि अगर एरिया सेम है और शेप कैसी भी है तो टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई जिनकी रेडियस आपको दे रखी है 16 और 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली लाई इन सम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो प्लेन है उसमें ये लाई करती हैं। कॉइल एक्स में 20 टर्न्स हैं और उसमें करंट है 16 एम्पियर, वाई में 25 टर्न्स हैं और करंट है 18 एम्पियर। जो एक्स में करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और वाई में क्लॉकवाइज है। एक ऑब्जर्वर जो कॉइल की तरफ देख रहा है फेसिंग वेस्ट की तरफ मुंह करके, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट देयर सेंटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों के कारण अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक कॉइल की रेडियस दूसरे की रेडियस, एक की 0.16 एक की 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स एक में 20 दूसरे में 25, करंट 16 और 8। अब हमें पता है एक्स वाले के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni/2r। सर्कुलर कॉइल जिसमें n टर्न्स हो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, उठा के रख देते हैं। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया एक्स वाली कॉइल के लिए 4 पाई × 10⁻⁻4 टेस्ला। अब वाई के कारण जो होगा वो भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे और वो B2 आ जाएगा कितना 9 पाई × 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आएगा वेस्ट की तरफ। जैसे मैंने भी कहा था कि दोनों के कारण जो फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बोथ फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा बेटा B2 - B1। बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 5 पाई × 10⁻⁻4 टेस्ला। और किस तरफ आएगा वेस्ट की तरफ, क्योंकि वेस्ट वाला वर्ड है। तो इट विल बी 1.57 × 10⁻³ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस इज रिक्वायर्ड which is uniform in a region of linear dimension of about 10 centimeter and area of cross section about 10⁻³ meter square. The maximum current carrying capacity in the given coil is 15 ampere and the number of turns per unit length that can be wound on a core is at most 1000 turns per meter. Suggest some appropriate design particular of a solenoid for the required purpose. Assume that the core is not ferromagnetic. सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए। आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है एक ऐसे लीनियर डायमेंशन के अंदर जिसका एरिया जो है वो लगभग 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो और लीनियर डायमेंशन जो है वो मतलब लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। मैक्सिमम करंट कितना लिया जा सके 15 एम्पियर और जो इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगी वो मैक्सिमम 1000 हो सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए करंट मैक्सिमम इतना, कम भी तो हो सकता है। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स मैक्सिमम इतने, इससे कम भी हो सकते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो यूनिक नहीं हो सकता, इसके कई आंसर हो सकते हैं। तो जो आपको इसमें आंसर गिवन है वो भी उनमें से एक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं आपका कोई और आंसर आ रहा है तो गलत है। इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 100 गॉस, उसको टेस्ला में बदल लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 है मैक्सिमम। करंट गिवन है
15 एम्पियर, परमिएबिलिटी 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब हमें पता है B = μ0 Ni होता है, Ni हो जाएगा B/μ0। ये उठा के वैल्यू रख दी हमने, सॉल्व करके आ गया 7957.74, यानी कि लगभग 8000 एम्पियर पर मीटर। अब अगर लेंथ हम 50 सेंटीमीटर ले लें कॉइल की, रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर ले लें, तो नंबर ऑफ टर्न्स 400 ले लें और करंट जो है वो 10 एम्पियर ले लें। तो जैसे मैंने आपको कहा था, दीज वैल्यू आर नॉट यूनिक फॉर द गिवन पर्पज एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम एडजस्टमेंट विद लिमिट्स। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर इस जैसा ही आएगा, ये आंसर वेरी कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें जो बेल आइकन है अगर आप वो प्रेस करते हैं तो आपको आगे से सभी नोटिफिकेशन इसकी मिल जाएंगी। थैंक यू।